नाइन्थ एग्जाम्पल में क्या है, अंतरभाई लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹4 lakh फॉर द थर्ड क्वार्टर, अंडरलाइन थर्ड क्वार्टर। तो आपको सिर्फ थर्ड क्वार्टर का ही सोचना है, नहीं आगे का सोचने का, नहीं पीछे का सोचने का, सिर्फ थर्ड क्वार्टर का सोचने का। ओके, फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडिंग ऑन 30th September, on an inquiry you observe the following, give the treatment required under AS 25. The first one is dividend income of ₹4 lakh received during the quarter. आपको ये क्वार्टर में 4 लाख का डिविडेंड मिला था, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 lakh ओनली, बट आपने रिकॉग्नाइज किया सिर्फ ओनली 1 लाख। अब आप लोग सोचो, आपको लिखना था 4 लाख और आपने लिखा सिर्फ 1 लाख, तो इससे हमको करना क्या है? चलो, तो यहाँ पे आपने 3 लाख रुपए इनकम कम लिखी थी, या आपने गलती की थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी 3 लाख इनकम इंक्रीज करनी है। आपकी 3 लाख इनकम इंक्रीज होगी, सामने आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख दो +3 लाख, मटेरियल में ही लिख दो +3 lakhs। बाकी के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, बी फास्ट ना। सेकंड पॉइंट, 80% ऑफ सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस ₹15 lakh incurred in the third quarter। आप लोग 15 लाख का 80% करो, वो थर्ड क्वार्टर का सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस है, हैज़ बीन डिफर टू द फोर्थ क्वार्टर। आपने ये एक्सपेंस थर्ड क्वार्टर का होने के बावजूद आपने उसको फोर्थ क्वार्टर में लिखा। लिखने का रीज़न क्या है? सर सेल्स है फोर्थ क्वार्टर का बहुत हाई, इस वजह से मैंने वहाँ लिखा। अरे भाई सिंपल है, 12 लाख का एक्सपेंस है जो थर्ड क्वार्टर में लिखना था, आपने नहीं लिखा। करेक्ट, आपने एक्सपेंस नहीं लिखा तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि आप जैसे ही 12 लाख का एक्सपेंस लिखोगे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे -12 लाख करने हैं। कितना इजी था। तीसरा पॉइंट, इन द थर्ड क्वार्टर द कंपनी चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM। तो थर्ड क्वार्टर में कंपनी ने मेथड चेंज कर दी, WDV से SLM में चले गए। उसका रिजल्ट ये हुआ, 12 लाख का एक्सेस डेप्रिसिएशन हुआ। द एंटायर अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन द थर्ड क्वार्टर। ये पूरा 12 लाख थर्ड क्वार्टर में लिख दिया। दो द शेयर ऑफ द थर्ड क्वार्टर इज ओनली 3 lakhs, बट थर्ड क्वार्टर का शेयर था सिर्फ 3 lakhs। आपको लिखना था सिर्फ 3 lakhs, आपने लिख दिया 12 लाख का डेप्रिसिएशन। तो आप लोग सोचो कि इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग सबसे पहले ये सोचो, लिखा कितना, 12 लाख, कितना लिखना था, 3 लाख। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस लिखना था 3 लाख रुपए, आपने एक्सपेंस 12 लाख लिख दिया। डेट मीन्स आपने 9 लाख का ज़्यादा एक्सपेंस बुक कर दिया। आपने ज़्यादा एक्सपेंस बुक किया है गलती से, तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा। करेक्ट, ये गलती आपको रेक्टिफाई करनी है, तो आप क्या करोगे, आप अपना एक्सपेंस अब रिड्यूस कर दोगे 9 लाख से। जैसे एक्सपेंस रिड्यूस होता है आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, इस वजह से यहाँ पे +9 लाख लिखने हैं। तो आंसर +9 लाख। तो पूरा स्टोरी सोचो कि आपने किया है तो उससे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ, फिर आप वो एक्सपेंस रिड्यूस करोगे कि इंक्रीज करोगे, या इनकम एक्सपेंस जो भी रिड्यूस या इंक्रीज करोगे, प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा रेक्टिफिकेशन के बाद, उसके बेस पे डिसीजन लेना है।
सिर्फ रैंडमली बोल मत दो कि 9 लाख प्लस कर देना, ये कर देना, वो कर देना। मेरे को पूरा जस्टिफिकेशन चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड इन द थर्ड क्वार्टर। तो थर्ड क्वार्टर में आपको 2 लाख का गेन हुआ है, आपने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1 1 लाख थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में। तो इसका आंसर क्या आएगा, सोचो। तो सबसे पहले ये सोचो, ये क्वार्टर में लिखना कितना था, 2 लाख की इनकम। लिखी कितनी इनकम, 1 लाख। डेट मीन्स आपने 1 लाख कम लिखा है। आपने 1 लाख कम इनकम लिखी है तो सामने प्रॉफिट 1 लाख कम आया आपका, ये आपसे हो गया है। अब ये मिस्टेक रेक्टिफाई करो। सर 1 लाख की इनकम ऐड करनी है, 1 लाख की इनकम ऐड करेंगे तो सामने 1 लाख का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ओके, तो आंसर +1 लाख। नेक्स्ट, cumulative loss resulting from the change in the method of inventory valuation was recognized in the third quarter of rupees 3 lakhs। तो एक इन्वेंटरी वैल्यूएशन की मेथड चेंज करने की वजह से आपको क्यूमुलेटिव लॉस हुआ इन द थर्ड क्वार्टर में 3 लाख। आउट ऑफ दिस लॉस रुपीज 1 लाख रिलेट टू प्रीवियस क्वार्टर। उसमें से 1 लाख का जो लॉस है वो तो प्रीवियस क्वार्टर का है। सुनो मेरी बात, सबसे पहले ये सोचो कि ये क्वार्टर का लॉस कितना था, सिर्फ 2 लाख का लॉस था। आपने कितना लिख दिया, सर 3 लाख लिख दिया। तो आपने 1 लाख का लॉस ज्यादा लिख दिया ना। आपने ज्यादा लॉस लिखा है तो आपका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, रिड्यूस। ये आपकी मिस्टेक थी कि आपका 1 लाख का प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। अब आप क्या करोगे, आप लोग 3 लाख की जगह पे 2 लाख लिखोगे। डेट मीन्स आप अपना एक्सपेंस रिड्यूस करोगे। तो आप अपना एक्सपेंस रिड्यूस करोगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा +1 लाख से। क्योंकि यहाँ पे जो 3 लाख का लॉस हुआ है उसमें 1 लाख तो प्रीवियस क्वार्टर का है। तो आप लोग प्रीवियस क्वार्टर का थर्ड क्वार्टर में क्यों लिख रहे हो। प्रीवियस क्वार्टर का 1 लाख का लॉस आपने थर्ड क्वार्टर में लिखा, इसकी वजह से आपका प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया। ये गलती है तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा ना। आप ये एक्सपेंस निकालो तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा +1 लाख से। तो फाइनल आंसर +1 लाख। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर में आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया है, इसकी वजह से आपको गेन हुआ 20 लाख का। कंपनी ने ये द कंपनी हैड अपोर्शन दिस इक्वली टू द 4 क्वार्टर। तो चारों क्वार्टर में 5 5 5 5 लाख लिख दिए, चारों क्वार्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आप सोचो क्या आंसर आएगा। तो हमारे थर्ड क्वार्टर में गलती से 5 लाख का गेन हुआ है, तो हमारा 5 लाख से प्रॉफिट बढ़ गया। ये गलत हुआ है, उसको रिवर्स कर दो। 5 लाख का इनकम रिड्यूस करोगे, सामने आपका 5 लाख का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो लिख दो -5 लैक्स। अब आप लोग फाइनली प्लस माइनस करके फाइनल आंसर बता दो मेरे को। An enterprise reports quarterly estimate an annual income of rupees 10 lakhs. Assume tax rate on the first 5 lakh at 30% and on the balance amount at 40%। तो आपकी 10 लाख की इनकम है, पहले 5 लाख पे 30% टैक्स लगेगा, बाद वाले जो 5 लाख है उस पर 40% टैक्स लगेगा। आपकी क्वार्टरली इनकम आपको दी है, आपको सिर्फ ये बताना है कि हर क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस कितना। ओके,
अब आप लोग सॉल्यूशंस चेक करो। आपको बताया गया था कि पहले 5 लाख पे 30%। देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस में लिखा है कि नाउ कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव टैक्स रेट। 5 लाख का 30% 1.5 लाख रुपए, दूसरे 5 लाख पे 40% टैक्स 2 लाख रुपए, टोटल मिला के मेरे को 3.5 लाख रुपए का टैक्स एक्सपेंस देना है। ओके, अब मेरे को परसेंटेज फाइंड आउट करना है। मेरी इनकम 10 लाख है तो मेरा टैक्स एक्सपेंस 3.5 लाख का है। मेरी इनकम 100 रुपये का होगा, मेरा टैक्स एक्सपेंस कितना होगा? ऐसा इक्वेशन लगा दिया। 35%। कितना इफेक्टिव टैक्स रेट होगा आपका? 35%। ओके, तो आपका 35% इफेक्टिव टैक्स रेट है। अब आप क्या करोगे? आपके पास परसेंटेज आ गए हैं ना, सारे क्वार्टर में अप्लाई कर दो 35%। सारे क्वार्टर में अप्लाई कर दो 35%। जैसे कि क्वार्टर फर्स्ट 75,000 का 35%, 26,250। फिर सेकंड क्वार्टर में 2,50,000 का 35%, 87,500। क्वार्टर 3 3,75,000 का 35%, 131,250। एंड क्वार्टर 4 3 लाख का 35%, 1,05,000। टोटल टैक्स एक्सपेंस 3.5 लाख। ओके, उसके नीचे आप देखोगे ना, ये एक्सपेंस और इनकम का मैंने रूल बताया है, करेक्ट? वो आपके लिए मैंने लिख के भेजा है। एग्जाम्पल 12 क्या कहता है? अ कंपनी विच हैज प्रेजेंटेड इट्स क्वार्टरली रिजल्ट फॉर अ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट हैज रिप्रेजेंटेड दैट एक्सपेंडिचर incurred on heavy repairs carry in that quarter are being spread over the entire year। आपको जो ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है ना, वो आप पूरे लाइफ में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, एंटायर ईयर में। इट वुड अदरवाइज डिसऑर्ड द क्वार्टरली रिजल्ट। नहीं तो ये मेरा क्वार्टरली रिजल्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या उसने ये सही किया? तो हमको बताना पड़ेगा, कमेंट में क्या लिखना पड़ेगा कि कंपनी का ये डिसीजन गलत है। जिस क्वार्टर का जो एक्सपेंस है उसी क्वार्टर में लिखना है। एंड इनकम एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर incurred इट शुड बी recorded there। ओके, सिर्फ इतना लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। 13 13 वाला तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, मेरे को याद है। तो 13 वाला लिख दो, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने आपको दिया था होमवर्क में, सेम एज एग्जाम्पल 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 15, ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा एग्जाम्पल जो चालू हुए थे ना उसके ऊपर वाला पेज। एग्जाम्पल चालू हुआ था उसके ऊपर वाला पेज, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ग्रेजुइटी एंड अदर डिफाइंड बेनिफिट स्कीम्स। क्या है, पढ़ो। एन एंटरप्राइज शुड एस्टिमेट प्रोविजन in respect of gratuity and other defined benefit scheme for an interim period on a year-to-date basis by using the accurately determined rates at the end of the prior financial year। आपके एंटरप्राइज को ग्रेजुइटी का प्रोविजन और अदर डिफाइंड बेनिफिट स्कीम का प्रोविजन का एस्टीमेट इंटरिम पीरियड रिपोर्ट में जब ईयर टू डेट बेसिस के हिसाब से आप जाते हो, तो उस हिसाब से एक्यूरेटली डिटरमाइंड रेट जो होगा, जो आपने प्रायर फाइनेंशियल ईयर में लिया है, उस हिसाब से आपको एस्टिमेट करके बताना पड़ेगा। तो आपको बताया गया है कि आपकी ग्रेजुइटी है, कि आपका इसके अलावा कोई भी डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, उसका प्रोविज़न आपको इंटीम रिपोर्टिंग पीरियड में बताना पड़ेगा एक्यूरेटली डिटरमाइंड मेथड से।
उस रेट के हिसाब से जो आपने प्रायर फाइनेंशियल ईयर में लिया है। दिस शुड बी एडजस्टेड फॉर सिग्निफिकेंट मार्केट फ्लक्चुएशंस। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हुए हैं उसको भी आपको एडजस्ट करना है। सिंस दैट टाइम एंड सिग्निफिकेंट कर्टेलमेंट, सेटलमेंट और अदर सिग्निफिकेंट वन टाइम इवेंट्स, तो ये सब आपको सेटलमेंट करने हैं या कर्टेलमेंट करने हैं। तो जिस टाइम में होता है उस टाइम में आपको ये करना पड़ेगा। ये वन टाइम इवेंट है। तो ये एक थियोरी था। दूसरा थियोरी है ईयर एंड बोनस। एंटरप्राइज एंटीसिपेट अ बोनस फॉर इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस ओनली इफ, तो कोई भी एंटरप्राइज इंटरिम रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बोनस को एंटीसिपेट तभी करेगा जब द बोनस इन अ लीगल ऑब्लिगेशन, हर एक बिजनेस में होता है बोनस लीगल ऑब्लिगेशन, और एन ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट प्रैक्टिस फॉर विच एंटरप्राइज हैज नो रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव। तो आपने अपनी पास्ट प्रैक्टिस देखी है कि आपके पास दूसरा कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है बट टू मेक पेमेंट, बट आपको पेमेंट तो करना है। एंड अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन बी मेड, इसके लिए आपको एक रिलायबल एस्टिमेट लेना पड़ेगा। जैसे कि कई बिजनेस में क्या होता है, बोनस वन सैलरी दे दो, कोई कैलकुलेशन नहीं, एक सैलरी दे दो, और जो कंपनी लेवल पे होते हैं ना उनका बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस ये दोनों प्लस कर दो, इसका 8.33% देना होता है। तो कई कंपनी परसेंटेज बेस पे जाती है, कई बिजनेस वाले वन सैलरी कोई कैलकुलेशन नहीं, उस हिसाब से जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोविजंस। An enterprise applies the same criteria of recognizing and measuring a provision and an interim date as it would be at the end of the financial year. अभी हाल ही में आपका जो फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ है उसमें जो प्रोविजंस आपने अप्लाई किए हैं, जो रिकॉग्नाइज किया है, जो मेजर्स किए हैं, उसको ही इंटरिम पीरियड में भी कंसीडर करो। The fact subsisting at the balance sheet date determine whether there exists a present obligation that meet the definition and recognition criteria of a liability। सिर्फ ये देखना है कि आप जो प्रोविजन कर रहे हो वो बैलेंस शीट में एज ए लायबिलिटी ईयर एंड पे आएगा कि नहीं आएगा, वो देख लेना एक बार। 16 नंबर का एग्जाम्पल क्या कहता है, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन फॉर एन इंटरिम पीरियड is based on as owned during that interim period। तो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन जिस पीरियड का है उस पीरियड में हमने लिखा है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट असेट एक्विजिशन और डिस्पोजल प्लान और लेटर इन द फाइनेंशियल ईयर। हमने ये नहीं देखा कि वो किस साल में एक्विजिशन किया है या डिस्पोजल किया है। तो कंपनी की ये ट्रीटमेंट क्या सही है, यस और नो? आपको सिर्फ ये दो में आंसर देना है, यस या नो। तो कंपनी ने ये सही किया है, लिख दो यस। अभी जो थियरी मैंने आपको पढ़ाई थी, करेक्ट, उसके ऊपर ही डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट था, करेक्ट। तो कंपनी ने ये सही किया है। ओके, सिर्फ यस लिखना है। नाउ 17 नंबर का एग्जाम्पल, 17 नंबर का एग्जाम्पल लिख दो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1, लिख दो सेम एज एग्जाम्पल नंबर 1। फिर भी हम एक बार क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है आपका, के लिमिटेड which report quarterly has earned a profit of 2 crore in the first quarter। तो कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर में 2 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है, और आने वाले 3 क्वार्टर में देखो, सेकंड क्वार्टर में 1 करोड़ का लॉस, तीसरे में 60 लाख का लॉस, और फोर्थ में 40 लाख का लॉस, करेक्ट। तो 2 करोड़ का प्रॉफिट है फर्स्ट क्वार्टर में और आने वाले 3 क्वार्टर में लॉस है। मैनेजमेंट क्या सोचता है, डज नॉट वांट टू रिपोर्ट एनी टैक्स एक्सपेंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। मैनेजमेंट ये कहता है मेरे को फर्स्ट क्वार्टर में कोई भी टैक्स एक्सपेंस रिपोर्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मेरा ओवरऑल टैक्स एक्सपेंस तो नील हो जाता है। 2 करोड़ का
मेरा प्रॉफिट है और आने वाले 3 क्वार्टर में 2 करोड़ का लॉस हो जाएगा, तो मैं इनकम टैक्स का एक्सपेंस क्यों रिपोर्ट करूँ? द एवरेज एनुअल इनकम टैक्स एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 35%. स्टेट वेदर द कंटेनेशन ऑफ द मैनेजमेंट इज करेक्ट. क्या मैनेजमेंट ने ये जो सोच रखी है क्या वो सही है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट की ये सोच गलत है. जब टैक्स एक्सपेंस है तो वो टैक्स एक्सपेंस को रिपोर्ट कर दो, और जब लॉस है तो वो टैक्स एक्सपेंस का हम क्रेडिट ले लेंगे. ओके, आप लोग पेंसिल से लिखो, आप लोग पेंसिल से लिखो 2 करोड़ का 35%, 2 करोड़ का 35%. फर्स्ट क्वार्टर में लिखो कितना आएगा? तो 70 लाख लिख दो. फिर 1 करोड़ का लॉस है आपको, फिर आपको 1 करोड़ का लॉस है तो उसका 35%, वहां पे लिख दो 35 लाख माइनस में. फिर 60 लाख में लिखो 21 लाख, 60 लाख में लिखो 21 लाख माइनस में. फिर 40 लाख में लिखो -14 लाख. टोटल टैक्स एक्सपेंस, टोटल टैक्स एक्सपेंस आप लोग चेक करो आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना हुआ. कितना हुआ टोटल टैक्स एक्सपेंस? 65 लाख। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर नील आएगा. ओके, पहली फिगर प्लस में है 70 लैक्स, बाकी सारी फिगर माइनस में है. आप लोग प्लस माइनस करोगे आंसर नील आएगा. तो मैनेजमेंट की जो सोच है वो गलत है. जिसको जहाँ भी रिपोर्ट करना है वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा क्वार्टरली में. ओके, एंड द लास्ट वन इज एग्जांपल नंबर 18. Smart Limited has reported a net profit of 2 करोड़. अंडरलाइन. नेट प्रॉफिट है 2 करोड़ का फॉर द सेकंड क्वार्टर. अंडरलाइन. हमको सेकंड क्वार्टर का सोचना है. पहला पॉइंट, 50% एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर of ₹50 lakhs incurred in the आपके पैम्पलेट में फर्स्ट क्वार्टर लिखा है, उसकी जगह पे सेकंड क्वार्टर लिख देना. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट क्वार्टर लिखा है तो आप सेकंड क्वार्टर लिख देना. तो आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है 50 लाख का सेकंड क्वार्टर में. पर आपने क्या किया, उसमें से 50% एक्सपेंस आपने थर्ड क्वार्टर में लिखा है. आपकी सोच क्या है कि सर थर्ड क्वार्टर का सेल हाई है ना, इस वजह से वहां लिख दो. अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं? 25 लाख माइनस. तो सही आंसर आपका 25 लाख माइनस में आना चाहिए. कैसे? तो मेरी बात सुनो. एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है ना, सेकंड क्वार्टर का 50 लाख है. आपको 50 लाख लिखना था, आपने लिखा कितना? सिर्फ 25 लाख लिखा. क्यों? बाकी के 25 लाख तो आपने थर्ड क्वार्टर में लिखे हैं. तो ये क्वार्टर में आपने एक्सपेंस कम लिखा है तो आपका प्रॉफिट बढ़ गया. ये मिस्टेक रेक्टिफाई करो, ये मिस्टेक आप रेक्टिफाई करो. और ज़्यादा 25 लाख लिख दो एक्सपेंस, और एक्सपेंस लिखा तो प्रॉफिट रिड्यूस, -25 लाख आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट, डिविडेंड के इनकम
12 लाख है ये क्वार्टर की। आपने कितना रिकॉग्नाइज किया है? सिर्फ 4 लाख। आपने सिर्फ 4 लाख रिकॉग्नाइज किया है सेकंड क्वार्टर में। सोचो। करेक्ट आंसर +8 लाख। हमारी इनकम 12 लाख थी, हमने सिर्फ 4 लाख लिखा। इनकम कम लिखी तो प्रॉफिट कम हुआ होगा। आपको 8 लाख से इनकम इंक्रीज करनी है, इनकम इंक्रीज होगी, सामने मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। इस वजह से यहाँ पे लिख दो +8 लाख। थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग द सेकंड क्वार्टर depreciation method was changed from WDV to SLF. It has resulted in excess depreciation of rupees 10 lakh. Entire amount has been charged in the second quarter, though the share of the second quarter is only 3 lakhs. 10 लाख का डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होने की वजह से रिजल्ट में आया। आपका सेकंड क्वार्टर में लिखना था सिर्फ 3 लाख रुपए लिखना था, बट आपने 10 लाख रुपए लिख दिया है, तो मेरे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा सोचो। परफेक्ट। सबसे पहले तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो, 7 लाख रुपए। करेक्ट। तो मेरे क्वार्टर में 7 लाख रुपए आपने ज़्यादा लिख दिए हैं। आपका एक्सपेंस ज़्यादा लिखने की वजह से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। ये मिस्टेक है आपकी, रेक्टिफाई करो। आप 7 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन रिड्यूस करोगे तो मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा 7 लाख रुपए से। तो फाइनल आंसर 7 लाख प्लस। अब कैलसी में प्लस माइनस कर दो, फाइनल आंसर ये एग्जाम्पल का कितना आएगा? फाइनल आंसर 190 लैक्स। 190, 5 टाइम्स 0, ये आपका फाइनल आंसर है। एंड FM Unit 2 Chapter 1 is over. Your IFR.